अच्छा ये बताइए कि आपके आते ही अयोध्या में इतनी हलचल शुरू हो गई है, ईंटें ली जा रोज आ रही हैं कि अयोध्या में मंदिर की तारीख की बात हो रही है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड फिर से कोर्ट चला गया है कि वहां पे ईंटें क्यों आ रही हैं। तो भाई कल भी वो गए हैं कोर्ट में। अब ये बताइए कि ईंट गिरी वहां पर अयोध्या में, तमाम हर दिन पत्थर आ रहे हैं, तारीख भी बता दीजिए। जब सब कुछ अमली जामा पहनाया ही जा रहा है तो तारीख भी बता दीजिए। आप मुझे बताइए, आप तो राम जन्मभूमि से बहुत शुरू से जुड़ी रही हैं। अयोध्या में पत्थर आज से आ रहे हैं? हाँ, उन्होंने स्वयं ही कहा है, हाजी महमूद ने स्वयं इस बात को कहा है कि पत्थर तो 1990 से आ रहे हैं। जब 1990 से वहां पत्थर आ रहे हैं और उस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं जिसको हम राम जन्मभूमि कहते हैं, कार सेवकपुरम वहां से कई दूर है। अगर वहां पत्थर आ रहे हैं, किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। 1990 में भी आए हैं, 1995 में भी आए हैं। 1995 में, 1993 में तब न प्रदेश में न केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी। केंद्र सरकार ने उस समय अपना एक संसदीय ग्रुप भी भेजा था वहां पर अयोध्या में। उस समय के गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त जी के नेतृत्व में भी एक टीम आई थी। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि पत्थरों का इससे जब से आप आए हैं ना, तब से पत्थर और ईंटें बहुत ज्यादा आने लगी हैं। इसलिए सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई डेट भी तुरंत अनाउंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस कार्यक्रम में बता दीजिए कि आप, क्योंकि 20 साल के बाद पहले ऐसे सीएम है जिसने अयोध्या की बात इतनी ठोक के कही है हमेशा से। अयोध्या गए आप तो अयोध्या जाने में बुराई क्या है? बिल्कुल नहीं, तो बुराई नहीं और है। तमाम सीएम नहीं गए। अब न चाहे अलग विषय है भाई, ये हर एक को सौभाग्य प्राप्त होता कि राम की कृपा उन पर हो। भगवान राम ने मुझ पे कृपा की है और मैं अयोध्या दर्शन कर लिया हूँ। उन लोगों पे नहीं हुआ तो उस पे मेरी गलती कहाँ से है? पर कहा यह जा रहा है कि ये सारी तैयारी 2019 की है। अभी से ही आप लोगों ने ना फिर से समा बांधना शुरू कर दिया है। समा बांधने का नहीं, अयोध्या में स्वयं गया था। मैंने दोनों पक्षों से अपील की है कि दोनों पक्ष बातचीत से, और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने स्वयं इस बारे में सुझाव भी दिया कि न्यायालय के बाहर दोनों पक्ष बैठ करके समस्या का समाधान करें। और अच्छा होगा कि इससे अच्छा दूसरा मार्ग नहीं हो सकता है। अगर दोनों पक्ष बैठ करके समस्या का समाधान कर लेते हैं तो मैंने तो अपील की है, दोनों पक्ष बैठें और स्टेट गवर्नमेंट के लायक जो भी कार्य हो आप बताइए। दोनों पक्ष सर्वसम्मति से किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए, हम लोग उसके आगे सहयोग करने को तैयार हैं। तो ये मतलब अब 2018, 2019 तक ये चीजें आपको लगता है कि दोनों पक्ष सामने बैठ जाएंगे और सर्वसम्मति से काम शुरू हो जाएगा? अच्छा होगा। दुनिया के सामने सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से इससे उत्तम दूसरा कार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग भारत के दुश्मन हैं, जो भारत को एक नहीं देखना चाहते हैं, जो भारत की एकता और अखंडता जिनको अच्छी नहीं लगती है, मुझे लगता है उनके लिए यह एकता सबसे सैड न्यूज होगी। इसलिए यह आवश्यक है, अगर हम देश के हित के बारे में सोच रहे हैं, भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, हम लोगों को इस सौहार्द का परिचय देकर के आपसी सहमति से इसका मार्ग निकाल लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह सर्वविदित है, अयोध्या में अयोध्या की पहचान क्या है, उसका सम्मान अगर सभी पक्ष रख दें तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हम लोग रख देंगे। इससे पहले कि मैं आपसे कोई और सवाल करूं, मेरे कुछ कोलीग्स हैं वो पूछना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर, इससे पहले मैं उनको माइक दूं। आपका प्रोफाइल तो नेशनल हो चुका है, नेशनल प्रोफाइल में एक नेशनल सवाल तो बनता है और वो भी पॉलिटिकल। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को एनडीए में आ जाना चाहिए? देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए के द्वारा घोषित राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन किया है। राजनीति में यह एक उत्तम उदाहरण है
एक अच्छा प्रयास है। अगर हम किसी को ये मानते हैं कि अच्छा है, अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर सकता है, हम उस मामले में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के आगे बढ़ें। नीतीश कुमार जी ने कार्य किया है। आपका कद बहुत बढ़ गया है योगी जी। आप जैसे कद्दावर नेता सीधे सीधे नीतीश जी को बोले कि नीतीश जी हो चुका, अब आप आ जाइए यहाँ, तो शायद नीतीश जी सुन भी लें। नीतीश कुमार जी को ये तय करना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ये तय करना है, शीर्ष नेतृत्व तो तय कर लेगा, हम लोग स्वागत कर लेंगे। लेकिन लालू जी ने ये कहा है कि अगर माया और अखिलेश मिल गए तो 2019 में गेम ओवर है। इसको आप क्या देख रहे हैं? लालू जी को इस समय सपने को ज्यादा आ रहे हैं और अच्छा है इस प्रकार के सपने वो देखें। गठबंधन उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना करके देख चुके हैं। कांग्रेस अपने उन न्यूनतम सीटों पर आ चुकी है जहां पर उसका चौथे नंबर का भी दर्जा खिसक के एक सीढ़ी और नीचे जा चुकी है। अगली बार जब ये महागठबंधन बनेगा तो कांग्रेस के लिए तो प्रदेश में झाड़ू लगना तय है, ये पहले ही हो चुका है। लेकिन सपा बसपा ये अपने राजनीतिक वजूद से जूझते हुए दिखाई देंगे। सुकेश मानक। नमस्कार योगी जी, मानक गुप्ता। छोटे छोटे दो सवाल है मेरे योगी जी। पहला ये, 2024 में क्या योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? और दूसरा भी बोल दीजिए। पहला जवाब दे दीजिए। एक साथ बोल दीजिए। दूसरा मेरा एक सवाल है, जब आप मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आपकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता की थी और आपके सीएम बनने का सब लोग विरोध कर रहे थे। उस समय आपने उसको किस तरह से लिया था, उस विरोध को जो आपके सीएम बनने का हुआ था? देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं। मेरे विरोध में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, देखिए इसकी परवाह मैंने कभी नहीं की है। एक रास्ता तय कर दिया गया है, जो मुझे रास्ता बताया गया मैंने उस रास्ते का अनुसरण किया है। प्रदेश के हित के लिए हम लोग निर्णय ले रहे हैं, प्रदेश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और हम लोगों ने उसके लिए अपने लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। प्रदेश के लिए एक रोड मैप हम तैयार कर चुके हैं। जो लोग विरोध करते थे, मैं जरूर मानता हूं कि उनको मेरी कार्य पद्धति से निराशा हुई होगी, तो लोग शोक में डूबे होंगे, लेकिन भगवान करें उनको सद्बुद्धि आए, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य को देखें। और जहां तक बात है, मैं कभी किसी पद के लिए दावेदार नहीं रहा हूं। मैं एक योगी हूं और अंतिम मेरा पड़ाव होगा कि मैं गोरखपुर में वापस जाकर के अपने संन्यास धर्म का निर्वहन करूं। लखनऊ से दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है? लखनऊ से गोरखपुर जाना चाहेंगे? मैं दिल्ली से तो वापस लखनऊ आ गया हूं। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट मैं और चाहूंगा, सुकेश को देता हूं माइक उसके बाद। बंगाल में आजकल बहुत सांप्रदायिक हिंसा हो रही है 3-4 दिन से, और यूपी से भी कुछ बयानात आए हैं, क्योंकि ये आरोप आपकी पार्टी पर है कि बीजेपी और संघ ने मिलकर वहां पर सांप्रदायिक आग लगाई चुनाव जीतने के लिए। देखिए, बंगाल में सरकार की नकारात्मकता बंगाल को जला रही है। मुझे लगता है कि सत्ता में आने के बाद कोई भी पार्टी किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब के प्रति आग्रही न बने तो फिर वहां पर दंगों की संभावनाएं नहीं रहेंगी। दुर्भाग्य है, ये राजनीतिक अपरिपक्वता आप कहेंगे जो हमें बंगाल में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको जितना अच्छा होगा जितनी जल्दी होगा उतना जल्दी रोका जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बंगाल की पूर्ण क्षति वहां की तृणमूल कांग्रेस की सरकार कर रही है और यह क्षति राष्ट्रीय क्षति है। योगी जी नमस्कार, सुकेश रंजन बोल रहा हूं। सवाल कुछ दूसरा मन में था, लेकिन एक बयान आपका आया तो मुझे लगा वो सवाल भी पूछ लूं। ये एक हफ्ते में दूसरी बार आपसे सुन रहा हूं कि लोगों को अपना डेस्टिनेशन मालूम नहीं होता। मुझे मालूम है, मुझे गोरखपुर जाना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 111 दिन के मुख्यमंत्री बार बार जब ये कहते हैं कि मुझे अपना डेस्टिनेशन मालूम है, मुझे गोरखपुर जाना है, तो ये एक
चर्चा जो राजनीतिक चर्चा। मैं गोरखपुर से सांसद हूं जी, और गोरखपुर से 18 वर्षों से सांसद हूं जी। स्वाभाविक रूप से पार्टी एक चुनाव लड़ने के लिए कहेगी गोरखपुर से विधायक भी रहूंगा। नेतृत्व गोरखपुर से कर रहा हूं, मूल मेरा गोरखपुर है। लखनऊ में सेवा की दिशा से आया हूं, प्रदेश की सेवा कर रहा हूं, लेकिन दिशा मेरी पूरब की तरफ है। मुझे लगता है कि उस दिशा में भ्रम नहीं होना चाहिए आपको। इस सेवा आपने प्रारंभ ही की है और फिर से गोरखपुर और उत्तर की तरफ हम तो जा ही रहे हैं ना। मैं तो पूर्व की तरफ यात्रा करना। इस समय तो पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा हूं मैं। नहीं, मुझे ये पूछना है हाँ। कि बार बार जो राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि कहीं योगी जी इस बात से परेशान तो नहीं हो गए हैं कि उनको रबर स्टैंप बना दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आपको लगता है हमारी कार्य पद्धति से कहीं रबर स्टैंप है? कहीं लगता है? जिस डायनेमिक तरीके से सरकार कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो उस कार्य पद्धति से भयभीत होकर के ही छोड़ रहे होंगे प्रदेश को। अब इसके बाद भी मैं तो चाहूंगा कि इस प्रकार का रबर स्टैंप हर जगह चला जाए तो हर प्रदेश की तकदीर खुल जाएगी। एक मूल सवाल जो मन में था वो पूछ लूं, क्योंकि बहुत डायनेमिक सरकार है। 2017 के चुनाव में जो जिस विषय पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था कब्रिस्तान और शमशान। चूंकि बजट आने वाला है और उस वक्त भी जब मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था तब आपने इस विषय की चर्चा की थी, आपने भी की थी। तो बजट आने वाला है, तो क्या इस बजट में हम कब्रिस्तान का बजट घटाया जाना देख रहे हैं और शमशान का बजट बढ़ाया जाएगा? देखिए, जो चीज बजट में आने वाली है मैं पहले ही उसका रसोद्घाटन क्यों कर दूं? बजट के एक एक उसको लीक करना एक अपराध है और मुझे लगता है जब सारी चीजों को मैं यहाँ पे बोल लूंगा तो फिर आप बजट के दिन चुपचाप सो जाएंगे। कम से कम उत्सुकता तो बनी रहनी चाहिए कि बजट में क्या आ रहा है। आप देख लेना, संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने कहा है एक साल में पूरा करने के लिए नहीं कहा, 5 साल के लिए हमने उसके लिए रोड मैप तैयार किया है और 5 साल के अंदर उसको हम लोग लागू करेंगे। अमित, एक सवाल है, जैसे बूचड़खाने की बात आपने की, यांत्रिक बूचड़खाना बंद हो जाएगा, आपके अध्यक्ष ने भी कहा था। 43 यांत्रिक बूचड़खाने जो कि सेंटर के परमिशन से हैं, लेकिन उस चक्कर में जो है लोगों के खानपान पे कहीं ना कहीं रोक लगी, क्योंकि जो मछली वाले हैं या मुर्गा वाले हैं या मीट वाले हैं उनको बंद कर दिया गया, जबकि इस जो नियम है उस हिसाब से जहां एक स्लॉटर हाउस होना चाहिए और पूरे प्रदेश में स्लॉटर हाउस मछली मुर्गा के लिए नहीं है। तो इस बूचड़खाने के चक्कर में जो छोटे लोग जो बंद हो जा रहे हैं या एक आदमी के खानपान पे रोक लग रहा है, उसको किस तरह से आप डील करेंगे? देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्ति को शाकाहारी बनना चाहिए और मुझे लगता है कि आपको तो शाकाहारी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा दिन जिएंगे, लेकिन हम लोगों ने किसी के खान पान पर रोक नहीं लगाई है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए थे, कुछ डायरेक्शन जारी किए थे, उसको प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। इसमें चाहे वह अवैध बूचड़खाने रहे हों, चाहे वह यांत्रिक बूचड़खाने रहे हों, जो उन मानकों को पूरा नहीं करते थे उन सबको बंद किया गया है। जो मानकों को पूरा करते हैं उनको नहीं छेड़ा गया है। इसलिए किसी के खान पान पर वो चोट पहुंचाने का प्रश्न नहीं। मैं तो, आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे पास कई मुस्लिम संगठन आए जिन्होंने कहा साहब इसको अवैध बूचड़खानों को बंद करने का काम आपने बहुत अच्छा किया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या आप उसको इसके साथ जोड़ लेंगे? जब ये स्वयं समर्थन कर रहे हैं कि अच्छा कार्य हुआ है, क्योंकि इसकी बदबू से हम परेशान थे, इनकी अराजकता से हम परेशान थे, इनके कारण चल रही अव्यवस्था के कारण हम परेशान थे, तो हम लोगों को इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आखिर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है और देश की